Yesterday we were basically studying what is frequency, what is velocity and what is wavelength. ठीक है, velocity और wavelength में क्या relationship है? अच्छा, frequency into wavelength. Good. पहली बार भाई साहब तेरे से सही आंसर आया. Okay. Velocity is equal to frequency into wavelength. ठीक है. Frequency का यूनिट क्या होगा? भाई विद फ्रीक्वेंसी का यूनिट. अरे प्राची, कुछ ऐसे खाने हैं ना जहां से कभी जवाब नहीं आने वाले. भाई तन्मय, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज या पर सेकंड भी बोल सकते हैं, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, वेवलेंथ का यूनिट मीटर. ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे एक सवाल से स्टार्ट करते हैं. द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड सोर्स इज 100 हर्ट्ज. 100 हर्ट्ज मतलब 100 पर सेकंड. ठीक है, हर्ट्ज से कंफ्यूज मत होइए. व्हाट इट मींस इज पर सेकंड. सो दिस विल बी 100 पर सेकंड. अभी भाई साहब ऐसे ये किसका ये डॉट पेन है, टुक टाक तोड़ के ना भाई साहब उसका 4 टुकड़ा कर दूंगा भाई साहब यहाँ पे. द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स इज 100 हर्ट्ज. 100 हर्ट्ज मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब? 100 हर्ट्ज इज इक्वल टू 100 पर सेकेंड. अभी आप ऐसा लिखना छोड़ दीजिए, ये 100 और पर सेकेंड. ठीक है, नाउ यू टू नीड टू राइट इन दिस वे. ठीक है, 100 पर सेकेंड. ठीक है, 100 पर सेकेंड. ठीक है, सो आपका गिवन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज, टाइम इज इक्वल टू 60 सेकंड्स. टू फाइंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 60 सेकंड्स, फ्रीक्वेंसी आपका भाई साहब हो गया नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टाइम. तो फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम तो ये हो गया आपका 6000. समझ में आ रहा है? सिंपल सा भाई साहब, क्लियर है? तो आपके 6000 वाइब्रेशंस हो गए. तो द सोर्स वाइब्रेट्स 6000 टाइम्स इन अ मिनट. देखो यहाँ पे क्या पूछा है आपको, हाउ मेनी टाइम डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट. तो फ्रीक्वेंसी आपकी भाई साहब कितनी हो गई? तो फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस. नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, तो फ्रीक्वेंसी आपका हो गया 100 इंटू 60. दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज इक्वल टू 6000. तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ वाइब्रेशन. तो 6000, द सोर्स वाइब्रेट 6000 टाइम्स इन अ मिनट. ठीक है, एक मिनट में भाई साहब वो 6000 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है. ठीक है, ये क्या आ गया? सोनिक बूम. भाई साहब बॉम्ब बूम के पास बैठा हुआ है भाई साहब. चलो बॉम्ब बूम करते रहेंगे भाई साहब. ओके, व्हाट इज बेसिकली सोनिक बूम? ठीक है, मेनी ऑब्जेक्ट्स सच एज सम एयरक्राफ्ट्स, बुलेट्स एंड रॉकेट्स ट्रैवल एट स्पीड्स व्हिच आर ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, अभी देखो स्पीड ऑफ साउंड कितना है? अप्रोक्सीमेटली 340 से 350 पकड़ लो भाई साहब. ठीक है, अभी आप बोलेंगे क्यों अप्रोक्सीमेटली इतना? अप्रोक्सीमेटली इतना क्योंकि आपका जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो अलग अलग होता है. ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे. तो अपन मान सकते हैं कि 330 से लेकर 350 तक कहीं पे भी हो सकता है. अप्रोक्सीमेटली 330 से लेकर 350 तक इसका एयर में स्पीड होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ एयर एट वेरियस लेवल्स. द डेंसिटी ऑफ एयर एट वेरियस लेवल्स, तो आपका भाई साहब 300 से 350 तक कहीं भी होगा ये. ठीक है, ओके. Many objects such as some aircrafts, bullets and rockets travel at speeds which are greater than the speed of sound in air. They are said to have supersonic speed. इसीलिए इनका स्पीड क्या हो जाएगा भाई साहब? सुपरसोनिक. कुछ कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं, जेट्स होते हैं, जिनका भाई साहब स्पीड आपके इससे भी ज्यादा हो, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? These are known as supersonic speed. These are known as supersonic speed. Thus the term supersonic refers to the speed of an object which is greater than the speed of sound. ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड साउंड के स्पीड से ज्यादा हो जाए तो अपने को उसको क्या बोलेंगे भाई साहब? सुपरसोनिक. फॉर एग्जांपल, व्हेन एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज विद अ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, इट इज सेड टू हैव सुपरसोनिक स्पीड. इसका स्पीड कितना हो जाएगा भाई साहब? सुपरसोनिक स्पीड. ठीक है, ड्यू टू दिस very high speed, a supersonic aircraft produces extremely loud sound waves called shock waves in air. तो बहुत जोर से आवाज आती है. ठीक है, जब इतना भाई साहब अगर साउंड के स्पीड से भी इसका स्पीड ज्यादा हो गया तो ऐसे एयरक्राफ्ट जो है भले ही बहुत ऊपर हो लेकिन इनका साउंड बहुत जोर से आएगा. ठीक है, द शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कैरी अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो यहां से शॉक वेव्स निकलते. देखो ये एयर, देखो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? मीडियम पार्टिकल के डिस्टर्बेंस से. अभी आप बोल रहे हैं भाई साहब एयर पार्टिकल का जो मतलब एयर पार्टिकल में जो साउंड का स्पीड होता है उससे भी ज्यादा स्पीड है भाई साहब किसी एयरक्राफ्ट का. तो वहां पे जो एयर जनरेट होगा भाई साहब एनर्जी, वो इससे भी ज्यादा जनरेट होगा. ठीक है, शॉक वेव्स. द शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कैरी अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. बहुत ज्यादा एनर्जी कैरी करते हैं.
the tremendous air pressure variations caused by the shock waves produce a loud burst of sound called sonic boom. धूम से आवाज आता है बस, ठीक है. So ये आपका sonic boom हो जाता है. We can now define sonic boom as follows. Sonic boom is an explosive noise caused by shock waves from an aircraft or any other object which is traveling faster than the speed of sound. ठीक है. तो sonic boom होता क्या है? कोई भी व्हीकल या एयरक्राफ्ट, व्हीकल तो हो नहीं सकता, कोई एयरक्राफ्ट अगर भाई साहब स्पीड और साउंड से ज्यादा फास्टर ट्रैवल कर रहा होगा तो उसका जो, ठीक है, शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है, वो एयर में जो शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है. Sonic boom is an explosive noise caused by shock waves from an aircraft or any other object which is traveling faster than the speed of sound. ठीक है. देखो आपको लगेगा भाई साहब 3.5 क्या स्पीड है बुलेट ट्रेन की, तो इससे ज्यादा होगी. नहीं, वो किलोमीटर पर आवर में है, ये आपका मीटर पर सेकंड में है. इसको आपको समझ लो, अगर आप 300 मीटर पर सेकंड को भी लोअर एंड में इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 18/5 से. 5 6 30, 8 6 48, 6 1 6 + 4 10, मतलब समझो इतना किलोमीटर पर आवर है. 1080 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है. तो ऐसा अभी कोई बुलेट ट्रेन बना नहीं है कि इतना स्पीड एक्वायर कर ले. ठीक है. सो 340 मीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर पर, सॉरी 300 को अगर आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हो तो 1000 किलोमीटर पर आवर आ रहा है. तो मतलब आप एक बेसिक अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि आप जितने भी व्हीकल्स पे बैठते हो या चलाते हो वो सारे किलोमीटर पर आवर में कॉन्फ़िगरेटेड है. because you have a fair idea as to what is the speed that we are talking about. ठीक है. सो इस तरीके की स्पीड से आपका ऐसे शॉक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं. मतलब अगर आप यहां पे कहीं पास भी आ गए तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे. यू विल लूज योर हियरिंग जो आपका कैपेसिटी है वो कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि ये शॉक वेव्स जनरेट कर रहे हैं. ये शॉक वेव्स एयर के होते हुए आपके कान के पर्दे पे आएंगे और फट जाएगा, पूरा कान के पर्दे फट जाएंगे. नहीं, क्योंकि वो भाई साहब एक वैक्यूम चेंबर में है. वैक्यूम चेंबर में मतलब वो वैक्यूम ग्लास होता है. वो मैंने आपको पहले भी बोला है कि अभी देखो तुम नीचे हो और कोई एरोप्लेन, ऐसे कोई सोनिक एयरक्राफ्ट नहीं है, लेट्स से एक एरोप्लेन है, वो इतनी जोर से जा रहा है, नीचे इतना आवाज आ रहा है, तो भाई साहब जो यात्रीगण बैठे हैं उसमें या जो पायलट बैठा हुआ उसको कुछ नहीं हो रहा है क्या? उसके तो कान के पर्दे फट जाने चाहिए भाई साहब. ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए आप 1000 मीटर नीचे, 1000 किलोमीटर नीचे हो भाई साहब, लेकिन आपको भाई साहब वहां पे उसका आवाज सुनाई दे रहा है. So what about the people who are there inside the airplane? Are they not able to hear, or is there no effect on their eardrums because of this high sound that is getting produced, high intensity of sound that is getting produced? So the answer is कि आपके भाई साहब जो ग्लासेस होते हैं वहां पे, ये ग्लासेस में वैक्यूम होता है. अगर ग्लासेस में वैक्यूम हुआ तो भाई साहब साउंड एंटर ही नहीं कर पाएगा. आप जब एसी ट्रेन में चढ़ते हो, अगर आप में से किसी ने प्लेन में चढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि आप बाहर का कुछ साउंड आएगा ही नहीं आपको. ठीक है. एसी ट्रेन में भी देख लो, ठीक है, ज्यादा करके बाहर का साउंड नहीं आता है. अब चाय 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 कोई इतनी जोर से चिल्ला रहा होगा तो थोड़ा बहुत शायद आपको आ जाए आवाज. ठीक है. लेकिन वो जो आवाज आ रही है वो बेसिकली वो दरवाजे से होती हुई आ रही है, एक्चुअली आपके इस विंडो से नहीं आ रही है. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो विंडो जो है वैक्यूम है, वैक्यूम है अंदर. ठीक है. ग्लासेस हैं उसके अंदर वैक्यूम है, जिसकी वजह से भाई साहब ये ट्रैवलिंग नहीं हो रही. ठीक है. सो द सोनिक बूम प्रोड्यूसेस इनटॉलरेबल लाउड नॉइस. ये इनटॉलरेबल है. इनटॉलरेबल मतलब आपके कान के पर्दे या किसी भी इंसान के कान के पर्दे फट जाएंगे. He will or she will go deaf for lifetime. ठीक है. Which causes pain in our ears. This अगर आप नीचे हैं तो भी आपके आवाज आएगी. ठीक है. और ऊपर रहेंगे तो भाई साहब अभी देखो, जैसे जेट एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट सुपरसोनिक स्पीड. इट्स स्पीड इज 2650 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 2650 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. इसको कर लो कितना आ जाएगा भाई साहब. ठीक है. That twice the speed of sound, which is about 1200 kilometer per hour. This jet aircraft produces sonic boom in the area where it flies. दाम जूब आवाज आएगा. जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं भाई साहब, इतने हाई स्पीड में जाएंगे तो आपको आवाज आएगा ऐसे साफ जूब. ग्लास फटेंगे भाई साहब, बिल्कुल फटेंगे. नहीं नहीं, एयरक्राफ्ट के नहीं फटेंगे. एयरक्राफ्ट के भाई साहब वो बहुत हाई. तुम देखो जैसे ये भी ग्लास है, लेकिन ये टेम्पर्ड ग्लास है. ठीक है. टेम्पर्ड ग्लास उतनी, मतलब मैं इसको मुक्का भी नहीं मार रहा हूँ. ठीक है. अगर इसको मुक्का भी मारूं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास है. दिस बेसिकली टेम्पर्ड ग्लास है, तो वो नहीं फटेगा. ठीक है. अलग अलग ग्लास के क्वालिटीज आते हैं. ठीक है. कुछ ग्लास होते हैं वैसे उसको छुओ भी तो ढुस हो जाएगा. ठीक है. और कुछ ग्लास होते हैं जो नहीं फूटते हैं, तो उसको ऐसे तैयार किया जाता है. ठीक है. और वैसे भी देखो, आपका जो ग्लास है उसका मैकेनिज्म समझो. मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब
ग्लास में वैक्यूम है, अंदर वैक्यूम है, ठीक है। अभी भाई साहब यहाँ पे सोनिक बूम का वेव बहुत जोर से आया, ठीक है, लेकिन अंदर तो वैक्यूम है, वो तो बाहर अंदर जा नहीं पा रहा है, तो कैसे उसका इम्पैक्ट प्रोड्यूस होगा? इम्पैक्ट तब प्रोड्यूस होगा ना जब भाई साहब ये अंदर जब पूरा जोर से वाइब्रेट हो, और तब भाई साहब ये फूटेगा, ठीक है। तो वो वाइब्रेशन हो ही नहीं पा रही है क्योंकि अंदर आपका मीडियम पार्टिकल्स है ही नहीं, तो उस रास्ते साउंड जाएगा ही नहीं। अभी जैसे समझो ये वाला हाईवे है, बहुत दिनों तक जब ये हाईवे नहीं बना था तो आपको ऐसे यू टर्न कलम्बुली से मार के जाना पड़ता था, ठीक है। जब ये हाईवे मतलब बीच में ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो जिस रास्ते साउंड जा ही नहीं पाएगा उस रास्ते एंटर ही क्यों करे? दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। ओके, so the tremendous sound energy emitted by sonic boom can even shatter the glass panes of a building if the supersonic aircraft flies low over it. भाई साहब आपका अगर समझ लो कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट है और ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर से जा रही है, बॉम्ब नहीं ड्रॉप किया लेकिन ग्लास फूट जाएगा, ठीक है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने कोई बॉम्ब ड्रॉप नहीं किया है लेकिन उसका इतना सुपरसोनिक बूम है कि वो ग्लासेस फूट जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मेरे सामने ये हादसा हुआ था कि उसने यामा का स्पीकर चलाया और फुल वॉल्यूम पे ठप से चला दिया, पूरा कांच वैसा चकनाचूर हो गया, एज इफ ब्लास्ट हैज हैपेंड और इफ एज अ मेजर एक्सीडेंट हैज हैपेंड, ठीक है। जैसे टुकड़े हो जाते हैं ना कांच के, मतलब जब आप देखोगे रोड्स में एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो टुकड़े हो जाते हैं, वैसा हो, ठीक है। वैसे एक बात और है, आपके जो विंडशील्ड होते हैं मतलब आपके गाड़ियों के जो कांच होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है। उनको अगर आप तोड़ेंगे तो ऐसे बड़े बड़े चंक्स में नहीं टूटेंगे, वो टुकड़े हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे ये वाला ग्लास है, अगर ये ग्लास को मैं तोड़ूं, ये ग्लास को अगर मैं तोड़ूं तो ऐसे टूटेगा भाई साहब, ठीक है। ऐसा एक बड़ा सा चंक धप धुप गिरेगा। लेकिन अगर आप जो गाड़ियों के कांच होते हैं उनको अगर आप तोड़ने जाएंगे तो ऐसे टुकड़ों में टूटेंगे। उनको डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि अगर वो टूटे तो टुकड़ों में टूटे, ताकि भाई साहब जो अंदर लोग हैं उनके ऊपर ऐसा बड़ा कांच ना आ जाए, टुकड़ों में आए, ठीक है। Glass panes of a building in a supersonic aircraft flies low over it. As long as an aircraft flies at the supersonic speed, it continues to emit unpleasant sonic boom in the surrounding area. Unpleasant क्योंकि बहुत जोर से आता है भाई साहब ये, ठीक है। The first supersonic jet aircraft was made in 1948, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली भाई साहब आपका जब वॉर पीरियड जस्ट ओवर हुआ था, मतलब बहुत सारे तभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे थे। 1945 में वी गॉट रिड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर and every country was at that point of time preparing for a third world war. मतलब भाई साहब थर्ड वर्ल्ड वॉर होने ही वाला है, ऐसा सब मान के ही चल रहे थे, तो काफी मिलिट्रिस्टिक डेवलपमेंट्स हो रहे थे और तभी आपका भाई साहब ये सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट वाज मेड, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन सुपरसोनिक बूम? नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। ओके, चलिए, a person is listening to the sound of 500 hertz sitting at a distance of 450 meter from the source of the sound. What is the time interval between successive compressions from the source? तो successive compression मतलब क्या हो जाएगा? वेवलेंथ। ऐसे अचरज की तरह के ये बात, ये आपका भाई साहब कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ये आपका भाई साहब रेरिफैक्शन है, फिर से भाई साहब आपका कंप्रेशन है, फिर से भाई साहब आपका रेरिफैक्शन है। तो सक्सेसिव कंप्रेशन मतलब ये कंप्रेशन और ये वाला एक कंप्रेशन, सो दिस विल बेसिकली बी वेवलेंथ, ठीक है। अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ साउंड ऑफ 500 हर्ट्ज, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई साहब? 500 हर्ट्ज, तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स, तो डिस्टेंस आपका कितना है? 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव? तो टाइम इंटरवल भाई साहब कितना हो जाएगा? टाइम इंटरवल विल बी हाउ मच? व्हाट विल बी द टाइम इंटरवल, ठीक है। डिस्टेंस आपका भाई साहब कितना है? 450 मीटर। आपका फ्रीक्वेंसी कितना है? वेलोसिटी इतनी है भाई साहब, ठीक है। तो अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ साउंड ऑफ दिस मच सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 50 मीटर फ्रॉम द साउंड। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव? तो टाइम इंटरवल मतलब किसका टाइम इंटरवल पूछा है? लैम्डा का टाइम इंटरवल पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो लैम्डा बेसिकली क्या हो जाएगा? आपका वेवलेंथ। और वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे भाई साहब? वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और भाई साहब परसेंट, हाँ हाँ, लेकिन टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है ना। व्हाट इज द टाइम इंटर पीरियड? v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी हो जाएगा ना ये, लेकिन वेलोसिटी क्यों नहीं दी हुई है भाई साहब? ओके,
सो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है 500 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है 500 हर्ट्ज, मतलब 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज, ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/500 सेकेंड्स, ठीक है, 1/500 सेकेंड्स मतलब 1/5 इंटू 10⁻⁻², दैट विल बी 0.2 इंटू, ये किया था क्या हमने कल, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड, दिस इज बेसिकली टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड हो गया। अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ साउंड ऑफ दिस मच सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू। तो आपका भाई साहब इससे कोई मतलब नहीं है, एक्चुअली इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको पूछा यहाँ पे व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस, मतलब एक लैम्डा का टाइम इंटरवल पूछा है आपको, एक लैम्डा का टाइम इंटरवल पूछा है, मतलब टाइम पीरियड पूछा है, और यही होगा आंसर। ये 450 मीटर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये दो सक्सेसिव कंप्रेशंस में मतलब एक वेवलेंथ का लेंथ पूछा है आप, ठीक है। तो वेवलेंथ तो भाई साहब क्या निकालेंगे आप, यहाँ पे टाइम पीरियड हो गया आपका इतना, तो टाइम पीरियड की वैल्यू इतनी हो गई भाई साहब, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻², ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं 0.002 सेकेंड्स, ठीक है। दिस विल बी द टाइम इंटरवल। The time interval between successive compressions, that is time period, is 0.002 seconds. A sound wave has a frequency of 2 kilohertz. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भाई साहब इसकी कितनी है, 2 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ इसका भाई साहब कितना है, 35 सेंटीमीटर है। 35 सेंटीमीटर मतलब आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, 35 इंटू 10⁻² मीटर, ऐसा लिख सकते हैं। अभी ऐसा लिखना चालू कर दीजिए, ठीक है, 0.35 लिखना ये सब नहीं चलेगा। 35 इंटू 10⁻² मीटर एंड वेवलेंथ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल, आपका डिस्टेंस कितना है, 1.5 किलोमीटर। तो आप भाई साहब पहले इसका स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड कितना होता है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा की वैल्यू है यहाँ पे 35 इंटू 10⁻² इंटू फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10⁻³, ठीक है। ये आपका हर्ट्ज मतलब क्या हो गया, पर सेकेंड में हो गया ना, ये दिस इज पर सेकेंड, तो ये हो गया आपका पर सेकेंड, और ये हो गया आपका मीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 35 इंटू 2 हो गया 70, और 10⁻³ इंटू 10⁻², ये कितना हो जाएगा भाई साहब 10, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो गया भाई साहब, 700 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई भाई साहब वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एंड अ वेवलेंथ ऑफ दिस, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल। तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना है, 1.5 किलोमीटर, इसको भाई साहब कन्वर्ट कीजिए किसमें भाई साहब, मीटर में, सो दैट विल बी 1500 मीटर्स, ठीक है। स्पीड है तो टाइम निकालना है भाई साहब, टाइम होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया आपका 1500 मीटर्स अपॉन भाई साहब हो गया आपका 700 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया ये भाई साहब, so दिस विल बी 15/7 सेकेंड्स, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका टाइम। The human ear can detect continuous sounds in the frequency range from 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, आपका स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज, कैलकुलेट द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन। आपका भाई साहब इसका वेवलेंथ और इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी जो है देखो, अज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज, चाहे इसका फ्रीक्वेंसी चाहे इसका फ्रीक्वेंसी, आपका स्पीड इतना ही है, कैलकुलेट द वेवलेंथ कीजिए। ओ टायर बनने पड़ा भाई साहब आप।
ओके, सो भाई साहब यहाँ पे देखो, इस वाले फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 20 हर्ट्स, भाई साहब वेलोसिटी उतनी रहनी है कितनी, 330 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो उसका वेवलेंथ कितना होगा भाई साहब, ठीक है, तो लेट्स से लैम्डा 1 ले रहे हैं। तो हाँ, v इज इक्वल टू, कुछ बोल रहे हो, v इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, देखो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, लैम्डा 1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा v बाई फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे है आपका भाई साहब v की वैल्यू है 20, है ना, 20 पर सेकेंड। हर्ट्ज मतलब हो गया सेकेंड, है ना, तो दिस विल बी 20 पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो ये पर सेकेंड और पर सेकेंड भाई साहब, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 16 जा 32, 2 5 जा 10। तो लैम्डा 1 की वैल्यू हो गई कितनी भाई साहब, इतना मीटर, ठीक है। ओके, इसी तरह से आप भाई साहब यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू निकाल लो, v बाई फ्रीक्वेंसी। तो v की वैल्यू कितनी है आपकी भाई साहब, 330 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 20,000 पर सेकेंड। कैंसलम कैंसलम, ये आपका कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आपका इतना हो गया। तो 0.33 बाई 2 इंटू 10 रेज टू -1, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। अभी 33/2 का वैल्यू कितना था यहाँ पे, या इसको ऐसे कर लो, देखो यहाँ पे कितना था, 330/2000 है ना, एक जीरो काटा, एक जीरो काटा। 33/2 की वैल्यू कितनी आई थी, 16.5। इन तीन जीरोस को आप क्या लिख सकते हो, 10 रेज टू -3 मीटर, ठीक है। तो ये आपका लैम्डा 2 की वैल्यू हो गई। मतलब जो 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, उसकी आपका वेवलेंथ कितना आ गया भाई साहब, द वेवलेंथ ऑफ दैट विल बी 16.5 इंटू 10 रेज टू -3, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम फ्रीक्वेंसी हो गया भाई साहब आपका, स्पीड हो गया, लैम्डा 1 की वैल्यू हो गई 330/20 16.5, और ये हो गया भाई साहब आपका 0.165। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड, इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ये सब कौन बना रहा है, तू ही बनाता रहेगा, हाँ? झूठ मत बोल, लव के साइन बना रहा है भाई साहब, प्रेम चल रहा है तुम्हारे जीवन में, या बम या प्रेम, ओके। पढ़ाई भाई साहब। A sound wave travels at a speed of, तो ये स्पीड कितना है भाई साहब साउंड वेव का, 339 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ कितना है भाई साहब आपका, वेवलेंथ यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 इंटू 10 रेज टू -1 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव भाई साहब कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 339 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 इंटू 10 रेज टू -1 मीटर। तो ये कैंसलम, ये हो गया भाई साहब आपका कितना, इसको अपन लिख सकते हैं 339/15। इसको अगर इधर ले लिया तो 10 रेज टू -2 हो गया, इंटू 10 रेज टू -2। तो अभी इसको ऊपर ले लेते हैं भाई साहब, 339, 10 रेज टू -2 अपॉन, मतलब 10 रेज टू 2 ऊपर चला जाएगा ये, तो ये हो गया 10 रेज टू 2 अपॉन 15। 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 15 6 जा 90, तो 22.6 इंटू 10 रेज टू 2, ये हो गया इसका भाई साहब फ्रीक्वेंसी हर्ट्स। तो अपन इसको लिख सकते हैं 226,000 है ना, 1 2 हर्ट्स। इसको सुन पाएंगे आप, नहीं सुन पाएंगे क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, ठीक है। तो 22,600 हर्ट्ज होगा। विल इट बी ऑडिबल टू ह्यूमंस, नो इट विल नॉट बी, बिकॉज इट इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ओके ओके ओके, तो ये हो गया 339 1.5 आपका भाई साहब, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 22600। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 226,600 एंड इट इज नॉट ऑडिबल टू ह्यूमंस, ठीक है। चलिए भाई साहब, ये सवाल तो करना ही है ना फटाक से, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक।
लोग देखे थे भाई साहब, यहाँ पे 75 लोग भी हैं क्या? हाँ, एक बोतल पानी भाई साहब, कभी पानी नहीं पिया है। 1.5 घंटे के क्लास में दुनिया भर का इनको ब्रेक चाहिए। सवाल किससे हुआ? विदित क्या होगा यहाँ पे, बता क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? हो गया। तो साउंड हैज वेवलेंथ, वेवलेंथ भाई साहब यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर इन अ गैस एंड 0.8 मीटर इन एयर। तो आपका गैस में इसका वेवलेंथ कितना है? 1.5 मीटर, और एयर में इसका वेवलेंथ कितना है? 0.8 मीटर, एक पर्टिकुलर साउंड का। फॉर वन पर्टिकुलर साउंड द वेवलेंथ इन ग्लास इज 1.5 मीटर। ये बॉटल पास करना जरा बंद होगा? 1.5 मीटर, एंड फॉर एयर इट इज 0.8 मीटर। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो यहाँ पे भाई साहब, आउट, गेट आउट ऑफ द क्लास। मैंने मना किया फिर भी तूने वो किया ना? नहीं, जा जा, तू निकल जा यहाँ से। किसका बॉटल है वो? और किसी का भी बॉटल मेरे को यहाँ पे देखा ना, उठा के फेंक दूंगा यहाँ पे। नॉनसेंस क्रिएट करना, घर पे बैठो। ठंडे पानी पिलाने का शौक है ना, रास्ते पे बैठ जाकर। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? कैलकुलेट। एक सवाल करने की कैपेसिटी नहीं है आपकी, दुनिया भर के चोचले हैं आपके। उल्टी कर दोगे एक सवाल पे। पानी किस लिए भर रहे हो? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? विजिट, खड़े हो जा, खड़े हो जा, स्टैंड स्टैंड। टेल मी हाउ विल यू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी? ओए तू खड़े हो, बता मेरे को कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी? स्टैंड अप। स्पीड अपॉन वेवलेंथ कहां का? किसका? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या होगा मैं पूछ रहा हूं आपका। तो इसका अलग फ्रीक्वेंसी आएगा और इसका अलग फ्रीक्वेंसी आएगा ना। अभी एक पैर पे खड़े हो जा, एक पैर पे खड़े हो जा, नहीं नहीं हो जा, खड़े हो जा, एक पैर पे। इसका मतलब यही हुआ ना कि इसका फ्रीक्वेंसी अलग आएगा, इसका फ्रीक्वेंसी अलग आएगा। 1000 बार बोल चुका हूं कि भाई साहब फ्रीक्वेंसी मीडियम के साथ चेंज नहीं होती है, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन ग्लास विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन एयर। ये दोनों सेम ही रहेगा। मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। Frequency of sound and the velocity of sound in gas, if the velocity of sound in air is this much, so velocity of sound in air is how much? 340। यहाँ पे velocity of sound in air दिया हुआ है, तो भाई साहब आपका frequency in air कितना हो जाएगा? Va is equal to lambda of A into frequency of A। तो भाई साहब आपका Va की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस frequency of A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Va by lambda of A। तो Va की वैल्यू कितनी हो गई? 340 अपॉन lambda of A, that is 0.8। ठीक है, so that will be 3400 upon 8। 8 4 जा 32, 4 से 2 गया भाई साहब आपका यहाँ पे 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो फ्रीक्वेंसी इन एयर कितना हो गया? 425 हर्ट्ज पर सेकेंड। और यही फ्रीक्वेंसी इसकी साउंड की किसमें रहेगी भाई साहब? कैलकुलेट। आपसे पूछा है ना गैस में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी? गैस में भी इतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी, गैस में भी इतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी। कैसे कैलकुलेट करोगे अगर आपका यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो? इसमें तो कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व नहीं है। फ्रीक्वेंसी आपने यहां पे कैलकुलेट किया एयर का, क्योंकि एयर का आपको स्पीड भी मालूम है और वेवलेंथ भी मालूम है। ठीक है, हैज अ वेवलेंथ ऑफ दिस इन अ गैस एंड 0.8 मीटर इन एयर। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, तो वेलोसिटी आपको दी हुई है भाई साहब इन एयर इतनी है,
तो आप भाई साहब यहाँ से फ्रीक्वेंसी इन एयर कैलकुलेट कर सकते हैं और यही फ्रीक्वेंसी गैस में भी हो जाएगी। अभी आपको पूछा है कि भाई साहब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा इन गैस इनटू फ्रीक्वेंसी इन गैस। लैम्डा इन गैस कितना हो गया 1.5 इनटू फ्रीक्वेंसी इन गैस दैट इज 425, ये वाली हो जाएगी वेलोसिटी। कल को मैं इस टॉपिक पे टेस्ट दे दूं ना 5-10 मार्क्स से, तो वही वही रिपीट होता रहेगा, वही। एक पैसे की पढ़ाई नहीं है तुम लोगों की, एक पैसे की नहीं है। अगर ये तुम्हारा नया सिस्टम नहीं होता ना पास कराने का, अभी तक थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में बैठे होते, या स्कूल वालों ने निकाल दिया होता। यही हकीकत है। मेरे पास जितने मार्क्स आते हैं स्कूल में शायद 2-4 मार्क्स बढ़ के आ जाते तुम्हारे, इसलिए क्योंकि 1.5 घंटा भी तुम्हारा मन नहीं है पढ़ाई में, 1.5 घंटा भी। वेवलेंथ इन गैस 22,600 हो गया भाई साहब आपका वेवलेंथ इन एयर। ये हो गया आपका वेवलेंथ इन एयर, सॉरी आपका फ्रीक्वेंसी इन एयर हो गया आपका वेलोसिटी इन एयर अपॉन लैम्डा ऑफ एयर। सो ये हो गया आपका 425 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज विद चेंज इन मीडियम, मैंने इसको हजारों दफे बोला है इस चैप्टर को कराते समय। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, चाहे भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हो, चाहे भाई साहब आपका मैकेनिकल वेव्स का हो, ट्रांसवर्स वेव्स का हो, कोई भी वेव का हो, फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम के साथ चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो आपने एयर में कैलकुलेट की है वही फ्रीक्वेंसी आपकी साउंड में भी रहेगी, द सेम फ्रीक्वेंसी विल बी देयर इन साउंड। सो दिस विल बी, तो आपका वेलोसिटी इन आपका गैस कितना हो जाएगा 425 इंटू 1.5 दैट इज 637.5। रेडी है, चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए फटाफट। Calculate distance traveled by a sound wave having frequency 1000 hertz and wavelength, आपका यहाँ पे frequency दिया हुआ है, this is 1000 hertz and wavelength this is equal to 0.25 meter if it travels for 5 seconds in a certain medium। तो आपको भाई साहब distance traveled in time कितना है भाई साहब, आपको 5 seconds, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल अगर आपको भाई साहब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है वो देखना है, डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस ट्रैवल का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल विल बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो आपको भाई साहब यहाँ पे टाइम तो दिया हुआ है विच इज 5 सेकेंड्स, स्पीड निकालना है। स्पीड इन दोनों इंफॉर्मेशन से आप निकाल सकते हैं। तो स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 0.25 मीटर और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई भाई साहब 1000 पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका कितना 250 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 250 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब वेलोसिटी इफ इट ट्रैवल्स फॉर अ सर्टेन टाइम, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम दैट इज 250 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम दैट इज 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स ये आपका कैंसिल हो गया 1250 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्टेंस 1250 मीटर, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस फनम पीपलम। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड वेव इज 1250 मीटर्स। अभी हम आते हैं भाई साहब द मोस्ट एक जो हमारा जो हम ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसके ऊपर है भाई साहब, सेंसेशन ऑफ साउंड, जो हम सुनाई देता है, ठीक है। तो ये साउंड हमारा जो हियरिंग डिवाइस है वो है हमारा ईयर। ये जो आपका भाई साहब पोर्शन है ईयर का, इसको काट के फेंक दोगे तो भी कुछ असर नहीं होगा। दिस एंटायर थिंग इफ यू कट इट ऑफ एंड यू विल स्टिल बी एबल टू हियर, इसका कोई फंक्शन नहीं है। ये हमारे लिए एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। दिस बेसिकली है वेस्टिजियल ऑर्गन। लड़कियां भाई साहब इसमें बड़े बड़े डायमंड लगाकर घूमती हैं, डायमंड का भी कोई वैल्यू नहीं है और उस कान का भी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो ये यही हकीकत यही है, ठीक है। आप जो भी भाई साहब इसमें ऑर्नामेंट्स वगैरह लगाकर घूमते हैं, इस पूरे इसका कोई वैल्यू नहीं है। हमारे ऐसे शरीर में अप्रोक्सीमेटली 70 to 20 वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। आज इनका कोई महत्व नहीं है या फंक्शनैलिटी नहीं रहे, लेकिन शायद किसी जमाने में था।
ठीक है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मे बी इट हैड अ यूज। ठीक है, जैसे हाथी के कान अगर आप देखोगे इतने बड़े बड़े हैं, उनका भी वही हाल है, उतने छोटे से ही ऑर्गन से उनको सुनाई देता है। ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच द ईयर इज एक्चुअली यूज्ड। ठीक है, हमारा ईयर जो है वो फिक्स्ड है। जैसे अगर आप देखोगे डियर, डियर का ईयर टेव ऐसे घूमता है। ठीक है, ऐसे घूमेगा, मतलब कोई शेर की आहट होगी ना तो वो ऐसे टेव ऐसे घूमेगा। हमको जो जो साउंड सुनाई देता है उसको देखने के लिए हमको पूरा घूमना पड़ेगा ऐसे, हमारे कान नहीं घूमेंगे ऐसे, है ना, समझ में आ रहा है ये। सो इसीलिए आप अगर देखोगे एवोल्यूशन में क्या हुआ है, सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हो सकता है हम एक टाइम पे कोई ऐसे स्पीशीज को बिलोंग करते हो जहां पे कान घूमता रहेगा। ठीक है, विथ साउंड कान घूम रहा हो, either to catch a prey or to avoid itself to be getting caught by a predator, maybe our ears used to move। तो अभी तो फिलहाल फिक्स है, ये तो अभी मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अभी आप देखोगे भाई साहब, मे बी 1,000 years डाउन द लाइन इफ वी स्टिल हैपन टू एग्जिस्ट, दिस विल वैनिश, ये हो सकता है खत्म हो जाए, क्योंकि ये धीरे धीरे डाउन साइज होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। तो ये तो फिलहाल हमारे स्टडी के स्कोप के बाहर है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस जर्नी। ये जो साउंड आया यहां से जर्नी स्टार्ट होती है, राइट अप टू द ब्रेन वेयर इट इज डिकोडेड। ठीक है, राइट अप टू द ब्रेन वेयर इट इज डिकोडेड। तो ये आपका भाई साहब साउंड का जर्नी। तो ये आपका हो गया भाई साहब आउटर ईयर, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, साउंड के फिनोमिना के लिए आउटर ईयर का कोई मतलब नहीं है। बाकी आप कुंडली लगाकर घूमिए या डायमंड लगाकर घूमिए, ये आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन इसका आउटर ईयर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके, सो दिस इज वेयर द साउंड एंटर्स। ये मिडिल ईयर और द इनर ईयर, तीन पार्ट्स हो गए। दिस इज द मेन पार्ट वेयर साउंड इज अब्सॉर्ब्ड एंड डिकोडेड एज वेल। दिस इज द मेन पार्ट। ठीक है, ओके, तो कोई भी आवाज जो है भाई साहब, ये हो गया आपका आउटर ईयर और पिना। ठीक है, तो ये यहां से भाई साहब आपका साउंड आया, दिस साउंड बेसिकली कम्स हियर। और ये आपका ईयर ड्रम, दिस इज बेसिकली द ईयर ड्रम। ये आपका बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चीज है, इसीलिए बोला जाता है कि भाई साहब कान ऐसे साफ मत कीजिए। अगर आपने टूथपिक वगैरह या कोई शार्प ऑब्जेक्ट डाला तो ये अगर इधर चला गया तो ये भाई साहब एक मेम्ब्रेन है, फूट जाएगा ये। और एक बार अगर ये फूट गया तो इसको इरिप्लेसेबल है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कैसा है देखो, जैसे अगर शिप देखे आपने, शिप, तो शिप में ऐसा कैनवस होता है देखो, अगर ये कैनवस में छेद हो जाए तो क्या होगा, फर 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 आवाज होता रहेगा। तो जो भी साउंड आप सुनेंगे वो भर 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 ऐसा आवाज सुनाई देगा। ठीक है, वो ईयर ड्रम ऐसा हो जाएगा। तो बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। कभी भी कान में तेल उल मत डालिए भाई साहब, कान दर्द कर रहा है किसी डॉक्टर को दिखाइए, किसी ईएनटी को दिखाइए। नेवर एवर पोर ऑयल एंड ऑल इन दिस। ठीक है, नेवर एवर ट्राई टू क्लीन इट एज वेल। ठीक है, क्लीन करना भी उचित नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पे वैक्स होता है, वैक्स। ये देखो जो ब्राउन कलर का निकलता है वो बेसिकली ईयर वैक्स है, और वो आपका बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करता है, ताकि ये जो इम्प्योरिटीज जाए यहाँ पे ट्रैप हो जाए, अंदर ना जाए। ठीक है, क्लियर है। सो these are certain precautions that you need to take. However, we are not understanding this topic from a biology perspective, we are just trying to understand this topic from a physics perspective। ठीक है, so आपका भाई साहब ये हो गया ईयर ड्रम। ठीक है, ये है आपका यूस्टेशियन ट्यूब जो आपके नोज से कनेक्टेड। ठीक है, तो जब आप ऐसे नाक बंद करके, जैसे अभी आपने सांस लिया, अभी आप सांस छोड़ोगे, तो इस सांस को छोड़ने को टाइम पे आप अगर इसको बंद कर लो तो यू विल फील सम प्रेशर इन योर ईयर्स। ठीक है, आपको ये प्रेशर इसलिए एहसास होता है क्योंकि आपके नाक से कनेक्टेड है, ये आपके वोकल कॉर्ड से कनेक्टेड है, ये प्रेशर क्रिएट करेगा इस ईयर ड्रम पे। तो ये ईयर ड्रम अगर ऐसा रहेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, इसीलिए प्रेशर करेगा। तो समझ लो कोई कीड़ा घुस गया है, कीड़ा अगर घुसा है तो भाई साहब पैनिक में आप उसको और कुछ ना, मतलब उसको पुल आउट करने की कोशिश मत कीजिए। आप सिर्फ ये तरीका कीजिए कि अपने नाक को ऐसे बंद कीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट एड है। ठीक है, और ये बहुत जोर से प्रेशर से एयर इधर आएगा, ये जो कीड़ा ऐसे ऐसे होगा यहाँ पे, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये इधर निकल जाएगा। ठीक है, इट विल बेसिकली बी एक्सपेल्ड आउट। ओके, सो दिस इज बेसिकली द यूस्टेशियन ट्यूब, इसको हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। दिस इज बेसिकली द एनविल एंड द हैमर। ठीक है, आपका एनविल है और ये हैमर है। ये चेन ऑफ थ्री बोन्स है। ठीक है, दीज आर बेसिकली थ्री बोन्स, चेन ऑफ थ्री बोन्स। ठीक है, एक हो गया भाई साहब सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, यहाँ पे ऐसे सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, चेन ऑफ थ्री बोन्स है ये। ठीक है, और तो इसको और अगर डीपली आप देखें तो ये आपका चेन ऑफ थ्री बोन्स है। ये भाई साहब है आपका कॉल्शिया। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था एक दिन कि ये एक सेमी लिक्विड है, सेमी लिक्विड है। जब आप ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे घूमते हैं भाई साहब, ठीक है, तो आपको चक्कर आता है। ये चक्कर इसलिए आता है क्योंकि ये जो कॉल्शिया ये ऐसे ऐसे होता है,
जैसे टैंकर के अंदर जो पानी है वो जब किसी बम्पर में आता है तो टैंकर का पानी ऐसे छलकता है, वैसे ये भी भाई साहब आप जब घूमते हैं ऐसे ऐसे, मतलब एक जगह पे रहकर ही जब घूमते हैं, ऐसा नहीं कि आप दौड़ रहे हैं, एक जगह पर रहकर ही जब आप घूम रहे हैं तो आपकी मुंडी घूमती है भाई साहब, और ये भी वैसा ऐसे ऐसे छलकने लगता है। दैट्स द रीजन फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम यू फील डिजीनेस, आपको थोड़ा सा चक्कर सा आता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉल्चिया, ठीक है। ये एक्चुअली वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। दिस बेसिकली एम्पलीफाइज द वाइब्रेशंस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर है, ये ऑडिटरी कनाल है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये टिम्पैनिक कैविटी है, आपका मेलेस इनकेस है भाई साहब, ये हैमर एनविल है भाई साहब, ठीक है। सो दिस इज वेयर द कॉल्चिया पार्ट इज, ठीक है, दिस इज वेयर द कॉल्चिया पार्ट इज। तो स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, आपने भाई साहब जैसे साउंड आया, ठीक है, तो आपका देखो ये हो गया आपका आउटर ईयर, ठीक है, ये हो गया आपका इनर ईयर, एंड दिस सॉरी मिडिल ईयर, और ये हो गया आपका इनर ईयर, ठीक है। सो ये सब चीजों से बना हुआ है, देखो आपका आउटर ईयर बना हुआ है, ऑडिटरी कनाल ये कैनल को प्रोवाइड करता है, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो आपका ईयर मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द आउटर ईयर। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर भाई साहब इन सब चीजों से बना हुआ है, देखो स्टेपल्स बने हुए हैं, ये स्टरर है बेसिकली, ठीक है। स्टरर मतलब जैसे मतलब शाम को जब बोतलें खुलती हैं भाई साहब, एक ग्लास में आपका दारू डलता है, ठीक है, उसमें पानी डलता है, उसमें आइस डलता है, फिर एक स्टरर होता है, उसको स्टर करते हैं अपन, है ना। तो ये भी जो है कॉल्चिया में जा रहा है, तो ये एक स्टरर टाइप का है। यहाँ पे भाई साहब जो साउंड आया, देखो जैसे साउंड आया, ये ऐसे साउंड ने इसको हिट किया, कंप्रेशन या रेरेफैक्शन है, इसने इसको हिट किया, इसके साथ भाई साहब हैमर एनविल होता है, ये ढप से इसको मारेगा, ये ढप से इसको मारेगा और ये डिस्टर्बेंस इसमें जाएगा, ठीक है। दिस डिस्टर्बेंस विल एक्चुअली ट्रैवल दिस वे, ठीक है, टिम्पैनिक कैविटी। तो आपके सेमी सर्कुलर डक्ट्स हो गए, ये हो गया आपका कॉल्चिया, वेस्टिबुलर नर्व हो गया, कॉल्चियल नर्व, और ये हो गया आपका टेम्पोरल बोन, दिस इज बेसिकली द टेम्पोरल बोन। ओके, सो ये भाई साहब आपका आउटर ईयर पिना है, दिस इज द ऑडिटरी कनाल, दिस इज द टिम्पैनिक कैविटी, ये टिम्पैनिक कैविटी है, ठीक है, और ये आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो आपका ईयर ड्रम है बेसिकली, ठीक है, ये हो गया आपका ईयर ड्रम। दिस इज द यूस्टेशियन ट्यूब थ्रू विच एयर ट्रेवल्स। इसीलिए आप देखोगे, आप जब किसी ईयर वाले डॉक्टर को दिखाते हो तो उनको बोलते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईयर नोज एंड थ्रोट, क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। ईएनटी आप देखोगे, ये मेन रोड पे भी अगर आप जाओगे ना, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे आप देखोगे ईएनटी स्पेशलिस्ट, तो ईएनटी लोग आते हैं, ईएनटी वाले डॉक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, दे आर ईयर नोज एंड थ्रोट, ये तीनों भी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, एक का दूसरे में असर आएगा। अगर आपको कान दर्द कर रहा है तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपको ठंडी लगी है, ठीक है। सो आपका जैसे नाक में नो सर्दी की जमा होना होता है, वैसे यहाँ पे भी उसका असर आता है, ठीक है। सो ये एक रीजन हो सकता है, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, ठीक है। ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका ईयर ड्रम, ये हो गया आपके स्टेपल्स, ठीक है, चेन ऑफ 3 बोन्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। यहाँ पे आपको बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से नहीं समझना है क्या सेल्स हैं, क्या बोन्स हैं, क्या लिक्विड किससे बना हुआ है, ये यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बायोलॉजी पर्सपेक्टिव, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम फिजिक्स पर्सपेक्टिव कि साउंड जो आता है उसको हमारा ईयर अब्सॉर्ब कैसे करता है, दैट इज ऑल, ठीक है। तो आप ऐसा पूछ सकते हैं बाकी का ये बताओ, ये क्या है, ये कौन सा सेल है, जरूरी नहीं है, ठीक है। राइट नाउ वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम बायोलॉजी पर्सपेक्टिव, वी आर ट्राइंग टू जस्ट अंडरस्टैंड इट फ्रॉम फिजिक्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। ओके, सो ये हो गया भाई साहब आपका ईयर ड्रम, ये हो गया आपका कॉल्चिया। तो आपका भाई साहब पिना द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना, तो ये भाई साहब आउटर ईयर है, ये आपका पिना है, ठीक है। ईयर ड्रम, एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका ईयर ड्रम, एट द ये आपका ऑडिटरी कैनाल है, और यहाँ पे एक थिन मेम्ब्रेन है जिसको आप वन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलेंगे, ठीक है। ओके, ऑडिटरी नर्व, इट कन्वर्ट्स द प्रेशर वेरिएशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इट सेंड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन, तो ये आपका ऑडिटरी नर्व, ये भाई साहब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल, इट कन्वर्ट्स द प्रेशर वेरिएशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, क्योंकि देखो कोई भी मैसेज जो ब्रेन तक पहुंचता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही पहुंचेगा, समझ में आ रहा है। जैसे अगर आपने ऐसे किसी गर्म चीज को ऐसे छू दिया, पटाख तक आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचेगा, ये मैसेज आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल से पहुंचेगा। सो एनी मैसेज दैट इज कन्वेड, एनी सेंसेशन, और सेंसेशंस क्या होते हैं आपके, हियरिंग इज अ सेंसेशन, ठीक है, स्किन टच इज अ सेंसेशन, देन light is a sensation, what you see is a sensation, what you hear is a sensation, what you touch is a sensation। तो ये सारे आपके जो sensations होते हैं ये फटाक से आपके ब्रेन तक पहुंचने चाहिए, और ये पहुंचते हैं इसीलिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, ठीक है।
कॉल्चिया द कलेक्टेड साउंड पासेस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। तो ये सब भाई साहब आपके हो गए। ओके, सो नाउ वी हैव न्यूमेरिकल काइनेमेटिकल इक्वेशंस। काइनेमेटिकल इक्वेशंस किसी को याद है? क्या क्या थे भाई साहब काइनेमेटिकल इक्वेशंस? v is equal to u plus at, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम। s is equal to ut plus half at का स्क्वायर। s is displacement, u is initial velocity, time a is acceleration, this is time, and v square is equal to u square plus 2as। v is velocity, u is initial velocity, a is acceleration and s is displacement। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स में। v is equal to 2d by t for eco। भाई साहब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये समझ लीजिए आपका यहां से एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये आपका भाई साहब है जहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, ये भाई साहब गया डी डिस्टेंस कवर करते हुए और ये भाई साहब आया डी डिस्टेंस कवर करते हुए। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने भाई साहब? 2d डिस्टेंस कवर कर लिया। सपोजिटली इसने टाइम t पे डिस्टेंस कवर किया होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, वी हैव वेलोसिटी v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस gt या at, यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज at। साउंड का एक्सीलरेशन से कोई लेना देना, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, तो a और g, मतलब यहाँ पे इसको a ही लिखेंगे हम, क्योंकि g जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और साउंड का इससे ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अ सबमरीन एमिट्स अ सोनर पल्स। अभी देखो सबमरीन क्या होता है भाई साहब? Submarine is basically something that is below water. So let's say this is a submarine. It emits a sonar pulse which returns from an underwater cliff. तो इसने भाई साहब सोनर पल्स जनरेट किया और ये अंडर वाटर क्लिफ से भाई साहब रिटर्न होकर आया। सो लेट्स से दिस इज बेसिकली द क्लिफ। ठीक है, तो ये एमिटर है और ये भाई साहब रिसीवर है। ठीक है, आफ्टर 1.02 सेकेंड्स। आपका टाइम कितना लगा भाई साहब? टाइम इज 1.02 सेकेंड्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? टाइम हो गया आपका 1.02 सेकेंड्स। ठीक है, ओके। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट वाटर, समुद्री पानी में आपका स्पीड कितना दिया हुआ है? 1531 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार इज द क्लिफ? तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई साहब? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो दैट विल बी 1531 मीटर पर सेकेंड इंटू 1.02 सेकेंड्स। ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया। 1531 इंटू 1.02 मीटर, दिस विल बी द डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस हो जाएगा भाई साहब? इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। तो ये हो गया आपका भाई साहब 1531 और ये हो गया 102। तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 1 3। ये और ये भाई साहब हो गया आपका 3 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 5 1 जा 1। ये हो गया 2 6 1 6 5 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1561.62 मीटर्स। ठीक है, 1561.62 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये एक सबमरीन है भाई साहब, दिस सबमरीन, ये क्लिप से भाई साहब 1.02 सेकंड्स आ रहा है। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज दिस। डिस्टेंस ऑफ द सबमरीन फ्रॉम द क्लिफ, ये आपको कैलकुलेट करना है। गिवन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इज गिवन एज 1531। टाइम टू हियर द एको दैट इज 1.02। डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द सबमरीन, ये हो जाएगा आपका, ओ हमने डिस्टेंस को भाई साहब 2d नहीं किया। ठीक है, सो दिस विल बी v इंटू टी। तो आपका जो भी आंसर आएगा उसको अपॉन 2 करना है। ठीक है, डिस्टेंस जो भी आएगा उसको अपॉन 2 करना है। ठीक है, तो दिस वाज द मिस्टेक। ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। जल्दी 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 भाई साहब, फटाफट से गिवन डेटा को लिखिए, आपको क्या कैलकुलेट करना है वो मालूम चल जाएगा। सोनिक बूम कीजिए भाई साहब, बूम बूम। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, ये स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर भाई साहब कितना है? v इज इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
हाउ फार अवे फ्रॉम एन अंडर सी रॉक शुड अ डीप सी डाइवर बी सो दैट ही कैन हियर हिज ओन इको? तो ये भाई साहब आपके डीप सी डाइवर है, ठीक है। तो आपका भाई साहब खुद का इको, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, हाउ फार अवे फ्रॉम एन अंडर सी, तो मतलब यहाँ पे रॉक है भाई साहब, ठीक है। ये भाई साहब चिल्ला रहे हैं और ये गया और ये वापस आया, तो इनका इको हियर करने में ये क्लिफ भाई साहब कितना दूर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो इको कब हियर होगा? तो हमारे ब्रेन में जब कोई साउंड आता है 0.1 सेकेंड के बाद, तो ही हमारा ब्रेन उसको दो अलग साउंड इंटरप्रेट कर पाता है। मतलब ये भाई साहब ने चिल्लाया, ये साउंड गया, क्लिफ में टकराया और वापस आया, ये टाइम कम से कम 0.1 सेकेंड या उससे ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए ये जाने वक्त डी, आते वक्त भी कितना हो जाएगा डी, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया भाई साहब? 2d। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो हम यहाँ पे अगर मान लें कि द डिस्टेंस लेट द डिस्टेंस ऑफ द cliff, let the distance of the cliff be d, so therefore total distance covered total distance covered to hear the echo, that will be equal to 2d, ठीक है, that will be equal to 2d, ठीक है। ओके, 2d हो गया भाई साहब ये। ओके, और क्या है भाई साहब आपका वेलोसिटी कितना है? आपका वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 1500 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होती है भाई साहब? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस केस में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 1500। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई? 2d। और ये कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। 0.1 सेकंड से ज्यादा हुआ तो डेफिनेटली आप डिस्टिंक्टिवली अपने इको को हियर कर पाएंगे, लेकिन 0.1 सेकंड के कम हुआ तो आप इको को हियर नहीं कर पाएंगे। तो दिस हैज टू बी एटलीस्ट 0.1 सेकंड, ठीक है। तो ये आ गया भाई साहब आपका मीटर पर सेकंड, ये हो गया आपका भाई साहब सेकंड। तो 1500 इंटू 0.1 मीटर हो गया, ये हो गया आपका 2d। सो देयरफॉर d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500, ये 1500 का 0.1 मतलब आ गया 150 अपॉन 2, दैट विल बी 75 मीटर्स। तो d की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो गई? 75 मीटर्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम क्लियर है? तो कम से कम 75 मीटर दूर होना चाहिए। अगर यही इंसान भाई साहब एयर में रहता तो कितना दूर होना चाहिए था? यस, अगर कोई इंसान एयर में है तो वो कितना दूर होना चाहिए इको हियर करने के लिए? होपलेस केसेस 17.2, ठीक है। तो यहां से भाई साहब डीप सी डाइवर ने एक साउंड प्रोड्यूस किया, ये क्लिप से रिफ्लेक्ट होकर इसके पास आया, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द डाइवर फ्रॉम द रॉक, so you have to calculate speed of the sound in water is 1500 meter per second, time to hear the echo is 0.1 second, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द डाइवर फ्रॉम द रॉक, तो v is equal to 2d by t होता है इन केस ऑफ इको। तो आपका d कितना हो गया? v इंटू 2, तो आपका कितना हो गया भाई साहब? 750, 750 इंटू 0.1, तो ये आ गया आपका 75 मीटर। सो आंसर भाई साहब, द डीप सी डाइवर शुड बी 75 मीटर अवे फ्रॉम अंडर सी रॉक सो दैट ही कैन हियर हिज इको, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। एग्जाम कब से? एग्जाम कब से? 30? तुम्हारा एग्जाम? हाँ मंडे लास्ट है तुम्हारा, बहुत बढ़िया। ये भौमिक मेरे को सिलेबस भेज देना जरा। तुम्हारा एग्जाम कुछ होता है स्कूल में? हाँ, 5 दिसंबर को है। उसका टाइम टेबल और सिलेबस कौन भेजेगा? कहाँ भेजा है? दिखाऊं मैं भेजा है कि नहीं? ग्रुप में भेजा है? बट हाँ, ग्रुप में बोल देना उसको, पता नहीं कहाँ पर्सनली भेजा उसने।
आएगा ही ना। अरे ये सब पूछेंगे, बायोलॉजी का पार्ट है, फिजिक्स की तरह डायग्राम बनाओ ना उसको। कान ऐसा तो कुछ भी बना दोगे, लेकिन ईयर कैनल कैसा है, ईयर ड्रम कैसा है, एनविल कैसा है, ये सब दिखाना पड़ेगा आपको, हैमर वगैरह। डिस्ट्रैक्शन ट्यूब का लेबलिंग नहीं किया चलेगा, कल्चर का लेबलिंग, ऑडिटरी नर्व का लेबलिंग, ये सब आपका जरूरी है। ऑडिटरी नर्व का लेबलिंग, मतलब ऑडिटरी कनाल का लेबलिंग, ईयर ड्रम का लेबलिंग, एनविल का लेबलिंग, ये सब जरूरी है। ठीक है। एन इको वॉज हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड्स। इको में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, 2D डिस्टेंस ट्रेवल होता है। ठीक है। इको वॉज हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड्स, तो टाइम आपका कितना है भाई साहब, 3 सेकेंड्स। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इज हाउ मच, 342 मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डिस्टेंस अगर हमने d मान लिया, तो v इज इक्वल टू 2d बाई टी। ठीक है। तो हमको यहाँ पे d का वैल्यू पूछा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, ये सोर्स है और ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है। तो आपका भाई साहब d का वैल्यू कितना हो जाएगा, v इंटू टी बाई टू, v इंटू टी बाई टू दैट इज 342 इंटू टी दैट इज 3 अपॉन 2। तो ये कर लो भाई साहब, 2 17 जा 34, 2 1 जा, तो ये हो गया 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 4 5, 513 मीटर। ठीक है। So distance of the reflecting source from the source, actual source is 513 meters. Clear है भाई साहब? Are we clear on this one? ठीक है, ये 3 seconds ले रहा है, तो speed of sound is how much, 342, time taken for the echo is 3 seconds. ठीक है। तो distance is equal to कितना हो जाएगा, v is equal to 2d by t होता है, तो d की वैल्यू v into t by 2, तो आपका हो गया 513 meters. Okay. What is the distance of the cliff? The speed of if okay, यहाँ पे change कर दिया क्या? A person clapped his hands near a cliff and heard the echo after 5 seconds. तो आपका टाइम कितना लगा भाई साहब इको के लिए, 5 seconds. Distance of the cliff from the person if the velocity of sound is taken as 346. इसीलिए देखो आपको ना कहीं कहीं पे 340 होगा, 346 होगा, 343 होगा, ऐसा रहेगा। मतलब ये थोड़ा सा वेरी करता है, आपके जो एयर का डेंसिटी है वो कभी कम ज्यादा हो जाता है। ठीक है। एयर की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, इसलिए आपका स्पीड थोड़ा सा वेरी करता है। यू गेट डिफरेंट वैल्यूज फॉर स्पीड इन एयर। ओके। तो आपका भाई साहब v की वैल्यू इतनी है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस। तो आपका v इन केस ऑफ एन इको इज 2d बाई टी, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इंटू टी बाई टी। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 346 इंटू टी की वैल्यू हो गई 5 अपॉन डी, डी सॉरी, तो v इंटू टी बाई टू, v इंटू टी बाई टू। तो ये हो गया आपका भाई साहब 17 जा 34, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 7 5 जा 35, 36, 5 1 जा 5, 6 7 8, 865 मीटर। So this will be basically 865 मीटर। ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड 5 seconds, तो ये हो गया भाई साहब आपका 170 to 865 मीटर। डिस्टेंस ऑफ द क्लिप फ्रॉम द पर्सन इज 865 meters. A ship sends out an ultrasound that returns from the seabed and is detected about after 3.42 seconds. ठीक है। If the speed of ultrasound through sea water is this much, what is the distance of the seabed from the ship? देखो यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो कि भाई साहब अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड और साउंड एक ही है भाई साहब। ठीक है। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड that returns from the seabed and is detected about 3.42 seconds. तो टाइम कितना लगा भाई साहब, 3.42 seconds. स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड कितना है भाई साहब आपका, 1531 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सीबेड फ्रॉम द शिप? तो भाई साहब आपका ये शिप है, लेट्स से ये सीबेड है, ये आपका सीबेड है बेसिकली, दिस इज बेसिकली द सीबेड और फ्लोर भी बोल सकते हैं हम। ये शिप ने भाई साहब अल्ट्रासाउंड एमिट किया और ये यहाँ पे पहुंचा। ठीक है। दिस इज हाउ इट रीच। ठीक है। तो आपका भाई साहब इस ये किस फिनोमिना से हो रहा है, इको फिनोमिना से हो रहा है, तो अगेन v इज इक्वल टू 2d बाई टी हो जाएगा। ठीक है। सो v इंटू टी इज इक्वल टू 2d, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v इंटू टी बाई टू। तो ये हो गया आपका 1531 मीटर पर सेकेंड इंटू 3.42 सेकेंड्स अपॉन भाई साहब 2। ठीक है।
ये सेकंड सेकंड भाई साहब आपको कट गया, 2 17 जा 34, 2 1 जा 2, 1531 और ये हो गया आपका 171, 1 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 ये, ठीक है, 7 1 जा 7, 3 7 जा 21, 5 7 जा 35, 37, 7 1 जा 7, 8 9 10, ठीक है, और कर लो भाई साहब यहाँ पे 1 3 5 1, 1 3 प्लस 7 10, 5 प्लस 1 6 7 8, 7 प्लस 3 10, 1 11, 5 प्लस 1 6, ये 2 2 6 1, 2 6 1, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2 पॉइंट्स, तो 2618.01 मीटर्स, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब डिस्टेंस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? यहाँ पे देखो शिप है आपका, जैसे ट्रांसमीटर है और डिटेक्टर है। सो द ट्रांसमीटर एमिट्स द अल्ट्रासोनिक वेव्स, इट रीचेस द सी बेड एंड एक्चुअली कम्स बैक टू द डिटेक्टर। और ये बहुत जरूरी प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम बार बार इस हाइट की मूल्यांकन ना करें तो शिप कहीं भी धंस सकता है, ठीक है। अगर शिप धंस गया तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, पूरा काट काट के उसको निकालना पड़ेगा। जैसे अंधेरी में हुआ था आज से करीबन 15 साल पहले, शायद 10-15 साल पहले अंधेरी में एक शिप आकर फंस गया और फंसा ही है अभी तक, उसको काट काट के ही निकाल रहे हैं अभी तक। तो एक बार अभी आप समझिए, एक बिल्डिंग को अगर आप रेतनी में ढस देंगे तो क्या करेंगे, उस बिल्डिंग को या तो तोड़ना पड़ेगा पूरा पूरा, उस बिल्डिंग को हटा नहीं सकते अभी, ठीक है। ओके, सो शिप भी एक बिल्डिंग की तरह ही है भाई साहब, ठीक है। जस्ट बिकॉज इट इज ऑन वाटर इट इज फ्लोटिंग, इफ इट हैज to come in contact with sand or even mud or even floor, then it's gone, वो फिर शिप नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम बिटवीन ट्रांसमिशन एंड डिटेक्शन, यहाँ पे कितना है 3.42 है, ठीक है। स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड, तो आपका अगेन वही सेम चीज हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 2618, ठीक है, और 2.62 किलोमीटर, हमने राउंड ऑफ कर दिया इसको, ठीक है। चलिए भाई साहब फटाफट, सोनार डिवाइस ऑन अ सबमरीन, एक सोनार डिवाइस है एक सबमरीन में, सेंड्स आउट अ सिग्नल एंड रिसीव्स एन इको आफ्टर 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो भाई साहब आपका टाइम कितना है, 6 सेकेंड्स, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सबमरीन, आपको यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। स्पीड दी हुई है कितनी है भाई साहब, 1531 मीटर पर सेकेंड, अगेन इको का फिनोमिना है, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब, 2d/t, तो आपका d का वैल्यू क्या हो जाएगा, v इंटू टी बाई टू, तो v हो गया आपका 1531 इंटू इंटू टी, दैट इज 6/2, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 4, तो d की वैल्यू हो जाएगी 4593 मीटर्स, 4593 मीटर्स। The distance between the object and the submarine is 4593 meters. Okay, a stone is dropped from the top of a tower 500 meters high. तो आपका भाई साहब एक टॉप ऑफ अ टावर है, यहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है 500 meters हाई, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 500 meters हाई इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द टावर। तो यहाँ पे भाई साहब वाटर है, यहां से स्टोन को आपने ड्रॉप किया है। व्हेन इज द स्प्लैश, छपाक से ऐसे ही भाई साहब स्प्लैश हुआ ये, व्हेन इज द स्प्लैश हर्ट एट द टॉप, तो यहाँ पे भाई साहब जो इंसान खड़ा है उसको ये स्प्लैश कभी सुनाई देगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ये भाई साहब ये गया, इसको एक टाइम लगा यहां तक पहुंचने में, पत्थर के छोड़ने के बाद आपको कितनी देर बाद स्प्लैश सुनाई दिया, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको दो टाइम कैलकुलेट करना है, एक तो टाइम टेकन फॉर द स्टोन टू रीच द पॉन्ड, और इसमें साउंड का कोई इंफ्लुएंस नहीं है, ये आप कैलकुलेट करेंगे किससे, काइनेमेटिकल इक्वेशन से। S इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। आपको यहाँ पे U की वैल्यू क्या, क्योंकि अगर आपका भाई साहब ड्रॉप कर रहे हैं आप, तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये क्या है भाई साहब, फ्री फॉल केस है, दिस इज बेसिकली अ केस ऑफ फ्री फॉल। तो यहाँ पे आपका S का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ, और A की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, G इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ पे G की वैल्यू देखो दी हुई है 9.8, तो ये हो गया भाई साहब आपका 100, ठीक है, और ये हो गया हाफ इंटू 9.8, और ये हो गया आपका टी का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका कितना, 4.9, तो टी का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब आपका 100 अपॉन 4.9, बहुत ही गलत नंबर आ गया भाई साहब, ये 500, आई एम सो सॉरी, सही 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 जी, 500 है, ठीक है। S इज इक्वल टू 500 है, 500 अपॉन 4.9, ठीक है भाई साहब, क्लियर है।
क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे भाई साहब इसको अगर इधर ले लेते हैं तो ये इधर आ गया भाई साहब, ठीक है। 5000, फिर भी भाई साहब गंदा नंबर है ये। 49 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। व्हेन इज द स्प्लैश हर्ट, यार ये टी स्क्वायर क्यों ऐसा रख दिया है। अगर हम इसका अप्रोक्सीमेशन ले ले, देखो टी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 5000 अपॉन अपॉन अपॉन, यहाँ पे अगर हम 50 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली इसको, तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 100। 49 है भाई साहब, 50 ले लिया अगर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई भाई साहब 100, तो टी की वैल्यू हो गई अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड्स। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई 10 सेकेंड्स। द टाइम टेकन फॉर द स्टोन टू रीच द पॉन्ड विल बी 10 सेकेंड्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे जैसे ही वो पहुंचा, आवाज आएगी, और ये आवाज भाई साहब यहाँ तक ट्रेवल करेगी, इसका स्पीड निकालना है, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस यहाँ पे मालूम है कितना है भाई साहब, 500 मीटर है, और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मालूम है आपको कितना है भाई साहब, 340 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, पर सेकेंड होगा, ठीक है। ये स्पीड से ये ऊपर जा रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस आपका कितना है 500, और ये स्पीड कितना हो गया भाई साहब आपका 340, ये हो गया भाई साहब आपका सेकेंड्स, ये कैंसिल, 225 जा 217 जा, तो ये हो गया 17, और ये हो गया आपका 25, 17 1 जा 17, 8 प्लस 7 15, ये हो गया 1 भाई साहब 17, 17 4 जा 7 4 जा 28, तो ये हो गया आपका 68, 17 5 जा, ठीक है, 7 5 जा 35, तो 17 4 जा 68, तो ये हो गया भाई साहब आपका 68, अप्रोक्सीमेटली 1.4 आ गया। यहाँ पे 10 प्लस 1.4, इतने टाइम बाद आप इसको सुन पाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 11.4 सेकेंड्स के बाद, स्टोन के ड्रॉप होने के 11.4 सेकेंड्स बाद आप इस साउंड को सुन पाएंगे। हमारा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेशन लिया है वो है आपका 49 को मैंने 50 मान लिया है, ठीक है। अदरवाइज आपको पूरा स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाई साहब आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक है, ये स्टोन गिरा भाई साहब, आपका यू की वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक है। और यहाँ पे टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द पॉन्ड, ये हो गया आपका टाइम t1, ठीक है। एंड आफ्टर इट स्प्लैशेस ऑन द वाटर दिस साउंड विल रीच यू, ठीक है। ये टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो टाइम आपका t1 प्लस t2 हो गया। हाइट ऑफ द टावर इज 500, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर आपको दिया हुआ है कितना है, ओ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे 10 ले लिया, वाह भाई साहब, हमको 9.8 की भाई साहब, ओके। तो ये तो भाई साहब से आराम से हो जाएगा फिर, ठीक है। s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हम भाई साहब इसमें मर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 500, ये दिस विल बी इक्वल टू हाफ, ये हो गया g का वैल्यू हो गया आपका 10, और ये हो गया आपका t का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 5 जा 10, तो ये हो गया 5 इंटू 100, तो आपका 100 आ गया भाई साहब t स्क्वायर की वैल्यू। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 100, दैट इज 10 सेकेंड्स, ठीक है। मैंने तो अप्रोक्सीमेशन में लिया था, लेकिन एक्चुअली में अगर g की वैल्यू आप 10 लेंगे तो इतना ही आ जाए, ठीक है। तो आपका ये आ गया भाई साहब 10 सेकेंड्स, ये हो गया पत्थर के नीचे पहुंचने का टाइम, ठीक है। तो आफ्टर, अभी आपका भाई साहब यहाँ पे अगर हम करते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से आपका टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड्स। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द स्टोन वंस इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू रीच टू द पॉन्ड, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द स्प्लैश ऑफ द वाटर टू रीच एज अ साउंड ऑफ, ठीक है, ओके। तो आपका v हो जाएगा भाई साहब कितना, 500 v हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली, मैंने 1.4 तक कैलकुलेट किया था, दिस विल बी 1.47। अभी इन दोनों टाइम्स को आप ऐड कर देंगे, 10 प्लस आपका 1.47, तो ये हो गया आपका कितना 11.47 सेकेंड्स, ठीक है। सो आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द स्प्लैश ऑफ द वाटर इज हर्ड आफ्टर हाउ मच, 11.47 सेकेंड्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके 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 ओके। चलिए भाई साहब फटाफट करना है। अ सोल्जर स्टैंडिंग बिटवीन टू क्लिफ्स एक्स एंड वाई, तो आपके भाई साहब दो क्लिफ्स हैं एक्स एंड वाई। अ सोल्जर स्टैंडिंग बिटवीन टू क्लिफ्स एक्स एंड वाई फायर्स अ गन, तो इसने भाई साहब गन फायर किया। आफ्टर फायरिंग द गन ही हियर्स द फर्स्ट इको आफ्टर 3.4 सेकेंड्स एंड द सेकंड इको आफ्टर 4 सेकेंड्स। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो एक क्लिफ में गया साउंड और ये वापस आया, इसमें कितना सेकंड लग गया, 3.4 सेकेंड। दूसरे क्लिप से गया साउंड और वापस आया, कितना लगा भाई साहब, 4 सेकेंड्स। क्या ये समझ में आ रहा है, वो बीचों बीच कहीं पे खड़ा है, ऐसा नहीं कि एकदम मिडिल में खड़ा है, कहीं पे तो खड़ा होगा, ठीक है। सो
जहां पे वो खड़ा है उसने भाई साहब गन फायर किया, और गन फायर से एक इको उसको 3.4 सेकंड्स के बाद सुनाई दिया, दूसरा इको उसको 4 सेकंड्स के बाद सुनाई दिया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लिप्स, आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो लेट्स से हमने पहले वाले के लिए D1 मान लिया, ये वाला डिस्टेंस पहले वाला क्लिप, और दूसरा वाला हो गया आपका डिस्टेंस D2। तो पहले वाले क्लिप का जो इनको हुआ है, तो हमको मालूम है V इज इक्वल टू 2D/T होता है, ठीक है। तो आपका V यहाँ पे कितना है भाई साहब, वही सेम 340 है ना, 340 इज इक्वल टू 2 इंटू D1 बाई कितना 3.4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 3.4 सेकंड्स के बाद सुनाई दिया 2D, तो आपका भाई साहब D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 340 इंटू 3.4 अपॉन 2, तो ये हो गया 170 इंटू 3.4। कितना आएगा भाई साहब इसका, 34 इंटू 17 कर लो भाई साहब, 4 7 जा 28, 7 3 जा 21, 22 23, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 8, 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 3 5, ठीक है। ये हो गया आपका 5780, तो यहाँ पे हो गया 578, तो ये हो गया आपका कितना 578 मीटर्स। तो D1 की वैल्यू कितनी हो गई 578 मीटर्स, ठीक है। अभी आते हैं हम भाई साहब इसमें, ठीक है, D2 की वैल्यू। तो D2 की वैल्यू में V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2D/T। तो यहाँ पे आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 4 सेकेंड्स, ये हो गया आपका 340, ये हो गया आपका 2D। D की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 340 इंटू 4/2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 680, ठीक है। D2 की वैल्यू हो गई। तो D1 की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी कितनी 578 मीटर्स, और D2 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई भाई साहब 680 मीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया 8 7 प्लस 8 15, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 1258 मीटर्स। दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लिप्स, ठीक है। समझ में आता हम भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। तो ये ठीक है, 4 सेकंड इसका, 3.4 सेकंड इसका, टोटल टाइम भाई साहब कितना हो गया 7.4। वेलोसिटी ऑफ साउंड एक्चुअली में ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे टोटल टाइम कैलकुलेट हो गया कितना 3.7। आपको मालूम है भाई साहब वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 3.7 1258, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1258। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, सीधा सीधा, ओके। The graph shows the displacement versus time graph relation for a disturbance traveling with velocity 1500 meter per second. Calculate the wavelength of the disturbance. तो ये डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग विथ वेलोसिटी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दिया हुआ यहाँ पे 1500 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पे वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, ठीक है, वेवलेंथ को। ये आपका माइक्रो सेकेंड्स में दिया हुआ है, माइक्रो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स होता है 10⁻⁻�6 सेकेंड्स, ठीक है। तो एक वेवलेंथ का भाई साहब देखो टाइम कितना लग रहा है, एक वेवलेंथ का टाइम यहां से लेकर भाई साहब यहां तक एक वेवलेंथ हो रहा है, तो आप 1 से लेकर 3 तक मान सकते हो। तो टाइम पीरियड आपका कितना हो गया, टाइम पीरियड इज 3 माइक्रो सेकेंड्स, ध्यान दीजिए वहां पे माइक्रो लिखा हुआ है। तो दिस मीन्स हाउ मच 3 इंटू 10⁻⁻�6 सेकेंड्स, ये हो गया आपका टाइम पीरियड, ठीक है। आपको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। आपको मालूम है v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाई टाइम पीरियड लिख सकते हैं, 1 बाई टाइम पीरियड, और v की वैल्यू आपको मालूम है, ठीक है। सो आपका लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा v, दैट इज वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड, वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड। वेलोसिटी आपका कितना है यहाँ पे 1500 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इंटू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना हो गया 10⁻⁻�6 सेकेंड्स। ये भाई साहब आपने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे आ गया आपका 15 इंटू यहाँ पे 10⁻⁻6 और यहाँ पे 10⁻², तो ये हो गया 10⁻⁻4, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आ गई भाई साहब इतनी, ठीक है। दिस इज द वेव, अरे हाँ, टाइम पीरियड 3 इंटू 10⁻15 इंटू 3 है भी है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड आपका कितना हो गया देखो 2 माइक्रो सेकेंड। कैसे निकाला समझ में आ रहा है, देखो इस वाले वेव को देखो, यहां से एक क्रेस्ट और आधा क्रेस्ट, आधा क्रेस्ट आधा क्रेस्ट मिलाकर हो गया एक क्रेस्ट, और ये एक ट्रफ, तो ये पूरा भाई साहब एक वेवलेंथ हो गया। एक वेवलेंथ का टाइम कितना लग रहा है 3 से 1 आपका 2 सेकंड्स लग रहा है, सो दिस बिकम्स योर टाइम पीरियड।
विच इज 2 सेकेंड्स। समझ में आ रहा है भाई साहब? 2 माइक्रो सेकेंड, सॉरी वहां पे माइक्रो सेकेंड्स का टाइम दिया हुआ है। क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन? तो होने दो ना, अरे स्टार्ट कहीं से भी होने दो, यहां से होने दो, यहां से होने दो, तुमको यहाँ पे एक वेवलेंथ का टाइम चाहिए। इट डजेंट मैटर वेयर इज इट स्टार्टेड फ्रॉम, व्हाट इज द टाइम फॉर वन वेवलेंथ, दैट विल बी योर टाइम पीरियड। आप ऐसा कहीं से भी एक वेवलेंथ को उठाओ। अभी यहाँ पे आप जीरो से कर रहे हो, चलो जीरो से ही मान लो। यहाँ पे भाई साहब आपका एक वेवलेंथ कहां पे पूरा हो रहा है, ये और ये भाई साहब एक वेवलेंथ पूरा हो रहा है, ठीक है। इसका आधा और इसका आधा, तो कितने पे आए भाई साहब तुम? 2 पे आए ना। तो ये आपका एक क्रेस्ट हो गया और ये एक तरफ हो गया। कितना टाइम लग रहा है? 2। सेम है, कहीं से भी तुम उठाओगे भाई साहब टाइम पीरियड तुमको वही मिलेगा। इट डजेंट मैटर वेयर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम, ऑल दैट मैटर्स इज व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर वन वेवलेंथ। तो वन वेवलेंथ का टाइम यहाँ पे कितना हो रहा है भाई साहब? 2 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। फॉर्मूला आपका इतना हो गया भाई साहब, तो आपका लैम्डा हो गया दिस मच, 3000 इंटू 10⁻⁶, तो 3 इंटू 10⁻⁻, 45 के, अच्छा हाँ, 3 ले लिया था हमने ना भाई साहब, 3 माइनस 1 2 होगा, ठीक है। 3 माइनस 1 2 होगा, अगर हमने ये भी उठाया रहेगा ना दिस एंड दिस, तो 3 माइनस 1 होगा 2। ओके, 2 सेकंड तो लिखा है हमने भाई साहब, इतना ही ले लिया। ओके, सो वेवलेंथ ऑफ द डिस्टर्बेंस इज 3 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। ओके, दैट बेसिकली कंप्लीट्स द चैप्टर। इसमें जितना भी आपका क्वेश्चंस रहेगा प्लीज करके आइएगा आपके बुक्स में, और कल अगर कुछ भी रहेगा तो हम डाउट सॉल्विंग करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम पीपल।